नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है आप मुझे बताते रहिए। मेरा पेज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे लाइक करिए। इससे मोरल अप होता रहेगा और वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, और फंडामेंटल राइट्स हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 हमने काफी डिटेल में पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 14 और 15 में आपको रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी समान होंगे और विधि का समान संरक्षण होगा। एक ब्रिटेन से लिया गया है, दूसरा यूएसए से लिया गया है। उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 में कुल 6 धाराएं हैं, जिसमें से 3 मूल संविधान में थी और 3 में हमने बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा उनको जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 15 में इसकी धारा नंबर 1 है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इनका क्रम भी याद रखना है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान। उसके बाद आता हूं धारा नंबर 2 पर। सभी सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान, मनोरंजन स्थल, होटल, रेस्टोरेंट समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं धारा नंबर 3 पर। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जो कि करती है। आपको पता है, महिलाओं के लिए जैसे स्पेशल जो भी आरक्षण वगैरह है, और बहुत सारे मतलब ऑफिस वगैरह में भी सब कुछ व्यवस्था रहती है, तो उसी टाइप से ये क्लोज उनके लिए स्पेशल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम इसकी धारा नंबर 4 पर। लेकिन उससे पहले हमने चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1950 पढ़ा। उसमें इसको चैलेंज किया गया और बोला गया कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और कोर्ट ने उसको बिल्कुल सही ठहराया। उसकी अपील की गई सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन उस समय की जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने बोला कि ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने अभी अभी संविधान बनाया और अभी अभी कोर्ट ने उसको सही भी ठहरा दिया। तो इनको लगा, जो संविधान निर्मात्री लोग थे उस समय, संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने बोला कि इसमें अमेंडमेंट करना आवश्यक है, और तुरंत अमेंडमेंट उसमें किया गया। ठीक है दोस्तों, अमेंडमेंट किया गया। कौन से? प्रथम संविधान संशोधन बिल पारित किया गया, और उस बिल में आर्टिकल 15 में धारा नंबर 4 जोड़ी गई, और उसमें यह बताया गया कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आर्टिकल 15 की धारा नंबर 4 में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से आरक्षण दिया गया, जो कि प्रथम संविधान संशोधन बिल द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 15(5) में। ठीक है, इसमें लिखा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाए। ये 2006 में मामला आया था, और इसमें अमेंडमेंट किया गया था 93rd अमेंडमेंट 2006 में किया गया। और इसमें सरकार ने बोला कि इनको उच्च शिक्षण संस्थान जैसे पीजी है, बीबीएस, एमडी, और अपने ये जैसे बड़े बड़े संस्थान आईआईटी वगैरह, इन सब में भी आरक्षण दिया जाएगा। प्रोफेसर वगैरह जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, सब में एससी व एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले नहीं दिया जाता था। उसके बाद इसको चैलेंज भी किया गया अशोक ठाकुर द्वारा, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। और डाटा इसका बयान भी करते हैं, भारत सरकार के डाटा है, वो क्लियर कट बताते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 15 की धारा नंबर 5 पर। इस धारा नंबर 5 मैंने बता दी, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया, उच्च शिक्षण संस्थानों में। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 15 की धारा नंबर 6 में। इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसे कब लागू किया गया? 103 जो अमेंडमेंट था उसमें लागू किया गया है, और ये 2019 जो है उसमें ये लाया गया था, और इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। इसे भी कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, और जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना आर्टिकल 15, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक पर, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बहुत बड़ा है, और इस आर्टिकल को कवर करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 या 4 क्लास भी लग सकती है, तो इसको हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी धारा नंबर 1 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो लोक नियोजन जो है उसमें समान अवसर प्राप्त होंगे। अब इसमें आगे आने वाली क्लोजों को भी आप ध्यान में रखना कि आप रोजगार के आधार पर समान परिस्थिति वाले लोगों को समान अवसर देंगे, ऐसा है। अगर आप बोलोगे कि जैसे मैं ओबीसी में हूं या एससी में हूं, और एक जनरल का व्यक्ति खड़ा होता है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे अवसर समान नहीं है, क्योंकि इसमें समान परिस्थिति का भी उल्लेख किया गया है, जो कि हम बाद के क्लोजेज में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है। आर्टिकल 16 की धारा नंबर 1, रोजगार प्राप्त करने का अवसर सब लोगों को समान प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद लोक नियोजन के संदर्भ में ही, मतलब सरकारी नौकरियों के संदर्भ में ही आर्टिकल 16 की धारा नंबर 2 बोलती है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसकी भाषा ही सब कुछ बोल रही है कि सारे के सारे जितने भी क्लोज है, धर्म के आधार पर, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, कोई आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हो, हिंदू को इतना क्यों दिया, मुस्लिम को इतना क्यों दिया, लेकिन इनके अलग अलग क्लोजेज हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स में इफेक्ट करते हैं। आपके सारे जो डाउट्स हैं उनका जवाब आपको वहां पर मिलेगा। इसलिए ये क्या है, मूल संविधान की बातें हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, बहुत सारे नोट है, बहुत सारे वाद हैं इसके अंदर जो आपको मैं बताऊंगा। इसमें इंदिरा शानी बनाम भारत संघ 1993 वाला वाद, 1992 वाला वाद भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या क्या फैसले दिए गए वो भी आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 की धारा नंबर 3 ये कहती है कि निवास स्थान के आधार पर संसद कानून बनाकर उनको प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि आर्टिकल 16(3) में ये लिखा है कि आर्टिकल 16(3) के आधार पर 98वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें जो कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र है, इसमें कर्नाटक और हैदराबाद इसको इसलिए बोलते हैं कि कर्नाटक का जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश का भी आता है, आंध्र प्रदेश ओब्लिक तेलंगाना बोल सकते हैं हम। तो उसमें कुछ एरिया ऐसा है, अधिकतर हिस्सा कर्नाटक का, उसमें कर्नाटक के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां दी गई है, क्योंकि वहां पर कुछ जनजातियां वगैरह निवास करती है, वहां के विकास के लिए ये विशेष शक्ति दी गई है। ये हमारे आर्टिकल 371 में बहुत सारे ABCDEFG बहुत सारे राज्यों को भी विशेष दर्जे दिए गए। उनके कुछ विशेष स्थानों पर राज्यपाल व राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां दे रखी है। उन्हीं के आधार पर पहले कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र को नहीं दिया गया था, लेकिन जो 98वां संविधान संशोधन किया गया उसमें ये दिया गया। उसमें ये बताया गया कि आपको विशेष शक्तियां प्रदान करी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं, रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर होंगे, राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद धारा नंबर 3 कहती है कि संसद कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर संसद कानून बनाकर प्राथमिकता दे सकती है। उसके बाद इसका मैंने एग्जांपल भी लिखा कि 98 अमेंडमेंट जो हुआ उसमें कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र है उसमें विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया, और उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 371 जे। अगर आपने आर्टिकल 371 पढ़ा है तो उसमें आर्टिकल 371 A B C D E F G H I जे तक अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, और सब के सब पर्टिकुलर मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स हैं, और उसमें सब आर्टिकल्स में किसी न किसी राज्य के किसी न किसी विशेष स्थान को बताया गया है कि इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति को कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 16 की धारा नंबर 3 भी क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 16 की धारा नंबर 4 पर। ठीक है, इसमें SC व ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो सरकार से पहले डाटा लिया गया, उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है, जब संविधान लागू हुआ और मूल संविधान में ही जोड़ दिया गया। अब देखो दोस्तों, ये कई बार आप सुनते हैं कि आरक्षण जो है 10 साल के लिए दिया गया था और उसको बाद में 10 साल बढ़ाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। मूल संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, और बिल्कुल मूल संविधान की आर्टिकल 16 की धारा नंबर 4 में बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया है कि SC व ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इसका रीजन ये है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल भी सरकारी नौकरियों में आप किसी भी पोस्ट पर देख लो, उस समय की बात बता रहा हूं जिस समय ये हुआ था, अभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चूंकि ये मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है और बहुत बार कोर्ट में भी गया है, और इस मुद्दे से संबंधित क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताते जाता हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, SC व ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अब किस आधार पर दिया जाएगा, कौन तय करेगा? कोई ना कोई तो तय करेगा ना, कि ऐसा तो है नहीं कि SC व ST की बस एक बना दिया और अब कौन SC होगा कौन ST होगा ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए संविधान का जो आर्टिकल 340 है उसके आधार पर SC व ST को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन उन लोगों को मतलब उनको हम लोगों ने क्या किया, उनकी एक लिस्ट बनाई है, उनके बहुत सारे पैमाने बनाए गए। वो पैमाने कौन बनाएगा? ये अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का एक गठन किया जाएगा जो कि राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति उस आयोग का गठन करके उन लोगों को बताएगा कि ये SC हैं और ये ST हैं और इनके लिए ये आयोग काम करेगा।
अब आर्टिकल 340 के हिसाब से आपने बोल तो दिया, लेकिन बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति तो खुद बनाने से रहा, तो आर्टिकल 340 के आधार पर ही 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एससी व एसटी आयोग का गठन किया गया, और इसी कमेटी ने 1955 में आरक्षण की अनुशंसा की ओबीसी के लिए भी, जो मैंने यहां पे लिखना छोड़ दिया है, इसके लिए ओबीसी के लिए भी। तो हम जो ये ओबीसी की बात सुनते हैं कि ये ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है ये बिल्कुल नया मुद्दा है, या इनको बाद में संविधान में जैसे 1978 या 1980 या 1992 में ये मुद्दा नया आया था, ये बिल्कुल भी नया नहीं है, ये 1955 या संविधान लागू होने के बाद से ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 340 के आधार पर ही 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एससी व एसटी आयोग का गठन किया गया, और 1955 में उसी कमेटी ने ओबीसी आरक्षण की भी अनुशंसा कर दी। ठीक है, दो चीजें आपको याद होगी मेरे हिसाब से, जो आर्टिकल 16 की धारा नंबर 4 के बेसिस के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स को याद करने का ये भी एक तरीका है कि अब आर्टिकल 16 आप याद कर रहे हो, उसकी धारा नंबर 4, तो आर्टिकल 16 की धारा नंबर 4 अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आर्टिकल 340 भी पता होना चाहिए कि ये एससी व एसटी के लिए सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आयोग का गठन किया गया है वो इसी धारा से संबंधित है। तो आर्टिकल 16(4) सीधे आप लिंक कर सकते हो आर्टिकल 340 से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ओबीसी आरक्षण के ऊपर। अब क्या हुआ कि ये मुद्दा यहां छिड़ गया 1955 में, अब ये मुद्दा फिर गर्म हुआ और सरकार ने सोचा कि क्यों न ऐसा अध्ययन करवा जाए कि कौन कौन से लोग ओबीसी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इसके लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में ये एक आयोग बिठाया गया और उनको बोला गया कि आप भाई साहब अध्ययन करो और बताओ। तो उन्होंने 3 साल तक अध्ययन किया, और 3 साल अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा है कि इतने लोग हमारे देश के अंदर जिनको आरक्षण की जरूरत है, तकरीबन 27% की उन्होंने अनुशंसा की थी। ठीक है, अब सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई, बदलती गई, और ये मुद्दा गर्म होता गया और आंदोलन भी बहुत सारे हुए, और इन आंदोलनों के फलस्वरूप परिणाम ये हुआ कि अगस्त 1990 में वीपी सिंह की अध्यक्षता में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया गया। अब चूंकि वीपी सिंह दूसरी पार्टी से आते थे, नरसिम्हा राव दूसरी पार्टी से आते थे, तो मुद्दा ये हुआ कि जैसे ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया तो सामान्य वर्ग के लोग भड़क गए कि अब हम क्या करें, ओबीसी को भी दे दिया, एससी को भी दे दिया, एसटी को भी दे दिया, बिल्कुल छोटा सा वर्ग बच गया, अब उसको आरक्षण नहीं है। तो पीवी नरसिम्हा राव ने अपना कार्ड खेला और उन्होंने क्या किया, सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दे दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दे दिया। अब देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, धारा 1 से लेके सारे कॉन्सेप्ट्स कर रहा हूं। आर्टिकल 16 याद कर लीजिए, इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रोजगार प्राप्त करने का अवसर समान, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, इसमें सारे क्लोजेस लगेंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रोजगार समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए सबको रोजगार समान प्राप्त होगा। अब आप बोलोगे महिला को अलग आरक्षण दे रखा है, वो सब आपको क्लोज रेफर करने पड़ेंगे, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि रोजगार प्राप्त करने के अवसर सबको समान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 16 धारा 1 रोजगार प्राप्त करने का अवसर समान प्राप्त होगा। धारा नंबर 2 राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद धारा नंबर 3 कहती है कि निवास स्थान के आधार पर संसद कानून बनाकर प्राथमिकता दे सकती है, और इसी की धारा नंबर 3 जो कहती है कि संसद कानून बना सकती है, और उन्होंने 98 अमेंडमेंट किया और कर्नाटक, हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध किए गए, उसमें राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई, और आर्टिकल 371J जोड़ा गया जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद एससी व एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए। और ये बात मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि जैसे लोग मुद्दा उठाते हैं कि आरक्षण का मुद्दा था ही नहीं, आरक्षण बिल्कुल मूल संविधान में एससी व एसटी को दिया गया है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल, उसके बाद 4-5 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जो इसी आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। एससी व एसटी को जो सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण को कैसे प्रभावी करना है, तो सबसे पहले ये राष्ट्रपति को ताकत दी गई कि आप 340 आर्टिकल 340 है उसके आधार पर एससी व एसटी को सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आप एक आयोग का गठन कर सकते हो। इसी धारा के आधार पर 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एससी व एसटी आयोग का गठन किया गया, और इसी कमेटी ने 1955 में ओबीसी आरक्षण की अनुशंसा करी, और 1978 में बीपी मंडल जो थे, उसके बाद 1955 से ओबीसी का मुद्दा वहां से उछल गया, और उछलने के बाद 1978 में सरकार ने फिर से बोला कि आप अध्ययन कीजिए। बीपी मंडल साहब ने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ओबीसी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लोग बहुत गरीब हैं और उनको सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने अध्ययन करके ये पाया कि कम 27% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनमें चिन्हित किया गया कौन कौन सी जातियां थी, सब कुछ
उसमें एक लिस्ट बनाई गई कि किस किस को ओबीसी में लाना है। उसके बाद मुद्दा वापस ठंडा पड़ गया और अगस्त 1990 आते आते बहुत सारे आंदोलनों के फलस्वरूप ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया। उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सामान्य वर्ग, मतलब वही कार्ड्स खेले गए क्योंकि सबको आरक्षण मिल गया, सामान्य वर्ग बच गया, तो उन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दे दिया गया। अब जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया कोर्ट में, और ये जो जनरल को जो आरक्षण दिया गया इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। और एक बहुत बड़ा वाद आपने नाम सुना होगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी बड़ा वाद था और ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस वाद में बहुत सारी अनुशंसाएं करी गई क्योंकि बहुत सारी पिटिशंस लगी और रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आया। लोगों ने सोचा कि सारा आरक्षण हट जाएगा और वापस पहले जैसी परिस्थिति बहाल हो जाएगी, लेकिन इंदिरा साहनी में बहुत जबरदस्त फैसला हुआ और उसमें बताया गया कि ओबीसी रिजर्वेशन जो दिया गया है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संवैधानिक है, और बहुत सारी चीजें की गई। आर्थिक, अब जैसे जनरल को जो आरक्षण दिया गया, आज जनरल को जो आरक्षण दिया गया है इसमें कुछ क्लोज जोड़े गए हैं कि इसको संविधान में फिट कैसे किया गया। लेकिन इससे पहले जब आरक्षण दिया गया था तब सरकार, कोर्ट ने यह बोला कि यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसको बर्खास्त कर दिया गया। उस जो मैंने बताया था ना पृथक्करण का सिद्धांत, उस जो नोट लगा के सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था उस अमेंडमेंट को ही खारिज कर दिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा सके। क्योंकि उस समय, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो आर्टिकल 15 की धारा नंबर 6 और आर्टिकल 16 की धारा नंबर 6 में क्लियर कट मेंशन है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आप सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दे सकते हो। लेकिन उस समय ये आर्टिकल नहीं जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये संभव हुआ। उस समय कहानी ये थी कि उस समय ये 15(6) और 16(6) दोनों नहीं जुड़ी हुई थी, तो कोर्ट ने साफ बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है जिसके आधार पर आप इनको आरक्षण दे सकते हो। और इसी तरीके से 4-5 अनुशंसाएं करी कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है 50% होगी और विषम परिस्थितियों में ही इसे बढ़ाया जा सकता है। चौथी अनुशंसा करी, पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा। और 5वां जो बड़ी अनुशंसा थी, क्रीमी लेयर में लिखा गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। उस समय कुछ अलग सीमाएं थी, लेकिन आज क्रीमी लेयर की जो फाइनेंशियल लिमिट है जो पर ईयर जो होती है वो 8 लाख रुपीज है। तो ये 5 अनुशंसाएं करी थी जो मैं आपको अगली क्लास में फिर से रिपीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो कृपया इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं बता रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, प्रश्नावली भी लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। आजकल संविधान से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड बिल्कुल सामान्य क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। उन सबको जितने मेरे से संभव हो सकेंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।